आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है स्क्वायर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। ये स्क्वायर लूप है, इसमें स्टेडी करंट मतलब एक समान करंट, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं डीसी, वो प्रवाहित हो रही है। is placed in a horizontal plane near a long straight conducting carrying a steady current I1 at a distance d from the conductor as shown in the figure। कह रहा है कि ये जो स्क्वायर लूप जिसमें I स्टेडी करंट बह रही है, इससे d दूरी पर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रही है। तो कह रहा है द लूप विल एक्सपीरियंस, लूप जो है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या अनुभव करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था बहुत ही सरल नियम कानून, अगर उसका फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे तो क्वेश्चन निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिधर को करंट फ्लो हो रही है उधर को हम मुंह करके खड़े होंगे, दाहिने हाथ पे क्रॉस बनाएंगे, बाएं हाथ पे डॉट बनाएंगे। तो इस सीधे तार की वजह से दाएं हाथ पे क्रॉस बन गया, राइट साइड पे, लेफ्ट पे डॉट बन गया। अब इसमें देखिए करंट ऐसे जा रही है, इसके कारण अगर हम देखेंगे तो बाएं हाथ पे हमारा डॉट बन जाएगा और दाएं हाथ पे क्रॉस बन जाएगा। अब हमने जैसे पढ़ा था आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमने आपको बताया था कि अपोजिट क्रॉस हो, क्रॉस क्रॉस प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, डॉट डॉट रिपेल करेंगे और क्रॉस डॉट अट्रैक्ट करेंगे। तो क्रॉस और डॉट दोनों अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द कंडक्टर, तो ये कंडक्टर वायर जो है, चालक तार जो है, इसकी तरफ एक नेट आकर्षण बल अनुभव करेगा ये लूप। तो 57 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो समांतर लंबे तार हैं और दोनों तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट, दोनों में 1 एम्पियर की करंट बह रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर इज, अब दोनों तारों की वजह से कितने आकर्षण बल का अनुभव होगा पर यूनिट लेंथ पर, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दो समांतर तारों में अगर करंट प्रवाहित हो तो उनमें फोर्स का जो फार्मूला है वही यहाँ पर लागू करेंगे और आंसर निकल आएगा। तो दो तारों में अगर करंट का फ्लो हो और फोर्स के फार्मूले की बात हो तो F बराबर μ0/4 पाई 2I1I2 L/R होता है। ध्यान दीजिए L, लेकिन पर यूनिट लेंथ है तो L मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए μ0/4 पाई 2I1I2/R। अब यहाँ पर μ0/4 पाई की वैल्यू रख दिया 10⁻⁻7। 2 इंटू I1 भी 1 एम्पियर है, I2 भी 1 एम्पियर है और दोनों तार 1 मीटर की दूरी पर हैं तो R भी 1 मीटर है। ध्यान दीजिए R तार की त्रिज्या नहीं है, गलती मत करिएगा। R दो तारों के बीच की दूरी है, क्योंकि ये तार जिधर समांतर है उससे अभिलंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए R ज़्यादातर जगह लिखा जाता है। कहीं कहीं D लिखते हैं, जैसा लिखा हो उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे।
सारी वैल्यू रख दिया तो आंसर आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा बारीकी से समझिए, अगर करंट दोनों तारों में एक ही दिशा में बह रही हो, एक ही दिशा में बह रही हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसके कारण यहाँ क्रॉस बन जाएगा, इधर डॉट बनेगा, इसके कारण इधर डॉट बनेगा बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे क्रॉस बनेगा। तो डॉट और क्रॉस अपोजिट है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक ही दिशा में करंट का फ्लो होगा तार में तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर विपरीत दिशा में तार करंट का फ्लो हो जाए तो क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में करंट का फ्लो हो जाए तो देखते हैं, विपरीत दिशा में अगर करंट का फ्लो होगा तो इधर दाएं हाथ पे क्रॉस बनेगा, इधर डॉट बनेगा, इस पे दाएं हाथ पे क्रॉस बनेगा। अब इधर को मुंह करके खड़े होंगे तो ये दायां हाथ इधर आएगा, राइट हैंड, और इधर डॉट बनेगा। अब देखिए क्रॉस और क्रॉस सेम है, जैसे सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, वैसे यहाँ भी रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से बारीकी से हम लोग एक छोटी छोटी बातों को भी समझ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2 पैरेलल वायर इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि 2 समांतर तार हैं खाली स्थान पे यानी वैक्यूम में, और 10 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से, और दोनों पर 10 एम्पियर की करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब उनमें जो फोर्स होगा वो आकर्षण का होगा, जैसा अभी हमने ऊपर आपको बताया। कह रहा द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर लेंथ इज, पर मीटर लेंथ यानी पर यूनिट लेंथ, यानी L बराबर 1 रख देंगे। तो अब इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल वायर x बराबर 10 सेंटीमीटर, 100 का भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा तो 0.1 मीटर आ जाएगा। करंट इन ईच वायर I1 I2 10 एम्पियर है, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है, फोर्स ऑफ द वायर, फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर में 0/4π2 I1 I2 L/R, यहाँ पर L 1 मीटर है, R हमको दिया है 0.1 मीटर। तो सारी वैल्यू रखेंगे, में 0/4π2 I1 I2 होता है, तो यहाँ पर 2 से 2 काट के डायरेक्ट 2 पाई लिखा है, तो ये फार्मूला हो गया। तो μ0 की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ इंटू I1 I2 10 है, तो 10 × 10 लंबाई पर यूनिट लेंथ कह रहा है, तो 1 रखेंगे अपान 2 पाई इंटू दोनों वायर के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो इतना बल का अनुभव होगा। अब आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट का फ्लो एक ही दिशा में हो रहा है, हालांकि ऊपर बता चुके हैं। तो जब एक ही दिशा में होगा तो जिधर को होगा उधर को मुंह करके खड़े होंगे, दाएं हाथ पे क्रॉस, बाएं हाथ पे डॉट, इधर बाएं हाथ पे डॉट, इधर दाएं हाथ पे क्रॉस, अपोजिट है डॉट और क्रॉस, तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंस द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देयरफॉर द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, इसलिए फोर्स हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। 59 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 60वें नंबर क्वेश्चन से टार्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल। तो आघूर्ण की बात करेंगे किसी लूप में, और द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे, यानी इनसे आधारित जो क्वेश्चन है उन पर विचार करेंगे।
तो देखिए कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर having 50 turn of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square। तो एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हमारे पास कोई कॉइल है जिसकी लंबाई 0.12 मीटर है और चौड़ाई 0.1 मीटर है। कह रहा है इसमें 50 फेरे हैं, जो वायर लपेटा गया है वो 50 फेरे। 50 टन ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी क्षमता 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, उसमें वर्टिकल रखा गया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, यानी पृथ्वी पर अगर कोई पोल खड़ा है जैसे उस तरह रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है द कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। जो कॉइल है उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो कॉइल है उसको अगर हम फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर झुका दें तो कह रहा है द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी। तो अब कितना टार्क इस पे लगेगा ताकि ये संतुलित अवस्था में बनी रहे, और वो भी स्थायी संतुलन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये हमको बताना। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, बस जो बताते जाएं उसको आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले किसी कॉइल में टार्क का फार्मूला जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो होता है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहाँ पर यह नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में, कितने फेरे हैं, आई हमारा करंट है, कितना कॉइल में प्रवाहित हो रही है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो कि यूनिफॉर्म है, और ए हमारा उस कॉइल का सरफेस एरिया है, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर कॉइल रखी गई है। थीटा इज एन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो जो प्लेन है कॉइल का उस पर लंबवत अगर कोई पेन खड़ा कर दिया जाए तो अभी लंबवत जो तीर जाएगी उससे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उससे बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यन हमको दे दिया है 50 फेरे हैं कॉइल में 2 एम्पियर की करंट बह रही है। कॉइल की जो हमारा एरिया है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो वो आ गया ए इक्वल टू 0.12 मीटर इंटू 0.1 मीटर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया इक्वल टू लंबाई 0.12 मीटर क्वेश्चन में दी गई है और चौड़ाई 0.1 मीटर क्वेश्चन में दी गई है। ये आ गया 0.012 मीटर का स्क्वायर। बी हमारा आ गया 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब थीटा, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, इस यहीं पर आप लोग गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो कॉइल का जो प्लेन है उस पे अभिलंबवत कोई तीर का निशान खींच दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है उनके बीच में जो कोण है वो हमारा थीटा है। इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो प्लेन है हमारा, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। ये एंगल को ध्यान दीजिए, यहीं पे गलत हो जाता है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हमारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है बी,
और ये नॉर्मल है हमारा, जो हमारे पास कॉइल है। मान लीजिए कोई कॉइल है, तो कॉइल का ये नॉर्मल है। अब हमसे कह रहा है इसके नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहने का मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो ये वाला कितना होगा? ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो ध्यान देना है कि एंगल कहाँ से लिया जा रहा है। तो ये टाउ इक्वल टू 50 हमको दिया है क्वेश्चन में। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। तो एन 50 टन है, आई 2 एम्पियर है, ए हमारा 0.012 मीटर स्क्वायर है, बी हमारा 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, साइन 60 डिग्री। सारी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.20 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा 60 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एंगल को फिर से एक बात समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। द कॉइल कैरीज ए करंट इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड। अगर कॉइल का प्लेन इंक्लाइंड यानी झुका हुआ है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इस तरह से करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है। मान लीजिए कॉइल का प्लेन है। कह रहा है इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये फील्ड है, फील्ड के डायरेक्शन से ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो इसको इस तरह करेंगे, क्योंकि टार्क हमारा सदिश राशि है। तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट करें तो पास में कास सामने साइन जैसे आता था, तो ये इधर को हमारा ये कास थीटा का कंपोनेंट आएगा और इधर हमारा साइन थीटा का। पास में कास सामने साइन हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बारीकी से समझिए। कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल इसके परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे हम तीर बना दें, ये परपेंडिकुलर है, तब हमको यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है उधर का एंगल नापना है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमने इसको, इस कॉइल को इस तरीके से ये ऐसे नहीं बन रहा है। कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि इसको 30 डिग्री पे ऐसे कर दिया, ये वाला एंगल,
ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये 30 डिग्री कर दिया। तो ये 30 डिग्री नहीं लेना, हमको ये लेना है नॉर्मल से, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल से डायरेक्शन लेना है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी ये वाला एंगल। तो चूंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 30 हो गया, तो कितना बचा 60 डिग्री, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर जब कॉइल होगी तो टार्क मैक्सिमम होगा, उस हिसाब से हमको जो है ये डायरेक्शन लेना, तो ये एंगल लेना है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 90 में 30 घटाया है। तो कैसे एंगल लेना है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है। तो 60 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, ये हमको बताना है। 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, इन्हीं में से जो सही है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखें 61 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। तो जाहिर सी बात है एक ओरिएंटेशन में स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम और दूसरे में अनस्टेबल होगा, अगर किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। अब कैसे स्टेबल होगा और कैसे अनस्टेबल होगा, किस किस ओरिएंटेशन में, इसको बारीकी से समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टार्क। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी लूप को रखें तो वो एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है, टार्क का अनुभव करता है। इट इज गिवन बाई वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ये हम इस फार्मूले से व्यक्त कर सकते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, जहाँ पर वेक्टर एम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसको समझना है। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब। और एक फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी। अब क्रॉस हटाएंगे तो जाहिर सी बात है साइन थीटा आता है, डॉट हटाते थे तो कॉस थीटा आता था, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो साइन थीटा आएगा और जो थीटा होगा ये एम और बी के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है व्हेन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर वेक्टर एम और वेक्टर बी पैरेलल हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब होगा कि द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो समांतर या थीटा 0 हो या 180 हो यानी पाई हो, 2 कंडीशन हो सकती है। तो अगर थीटा 0 है तो द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड व्हेन दे आर एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर है, तो जाहिर बात है एक ही तरफ तीर है तो कोण 0 होगा, विपरीत हो गया तो 180 डिग्री का एंगल होगा। तो थीटा इक्वल टू अगर पाई हो जाएगा तो द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, तब इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो 2 कंडीशन निकल के सामने आई। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को समांतर रखा जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर प्रति समांतर रखा जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। ये बात निकल के सामने आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी यानी एंगल थीटा बराबर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर अपोजिट होगा तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। ये हमको ध्यान देना। तो 61 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है सर्कुलर कॉइल ABCD कैरिंग ए करंट I इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म
magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is vector F, AB पर magnetic force हमारा vector F है, the force on the remaining segment BCDA is, तो BCDA में कितना फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, अगर AB में F है, ये हमको बताना है। ये सेगमेंट दे दिया है सब, तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया है, इसमें करंट I क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में बह रही है। तो द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ध्यान दीजिए, किसी भी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग लूप होता है उसमें नेट फोर्स जीरो होता है। इसको ध्यान देना है, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ऑलवेज जीरो, ध्यान दीजिए, ऑलवेज जीरो। क्यों? जैसे यहाँ पर इधर को फोर्स लगेगा तो यहाँ पर इधर को लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट फोर्स हमारा ऑलवेज जीरो हो जाता है। तो जब नेट फोर्स जीरो है तो जाहिर सी बात है कि AB में जितना फोर्स होगा ADCB में भी उतना फोर्स होगा, BCDA में या ADCB में उतना फोर्स होगा, तभी तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। तो इसलिए वेक्टर एफ AB प्लस वेक्टर एफ CDA वेक्टर एफ BCDA इक्वल टू जीरो। जब दोनों मिला के जीरो है और एक ये AB में वेक्टर एफ AB होगा तो दूसरे में मतलब दोनों का फोर्स इक्वल होगा, तो जितना AB में होगा उतना BC में भी होगा, जितना AB में होगा उतना ADCB में भी होगा। ये बात निकल के आई, क्योंकि नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप रखा हो। तो 62 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, अगर AB में F फोर्स लगेगा तो ADCB में इसके विपरीत होना चाहिए, यानी -F होगा, तो माइनस वेक्टर F, इसलिए 62 का ये विकल्प हमारा करेक्ट होगा। इसके अपोजिट होगा तभी तो जीरो होगा नेट, तो इसलिए यहाँ पर AB में वेक्टर F है तो BCDA में माइनस वेक्टर F होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं, सही है, वेक्टर एफ CDA इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ AB, मतलब एफ AB में जितना है उसका उल्टा के लिए माइनस साइन लगाया है, यानी माइनस वेक्टर एफ। तो 62 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेल्स triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB। तो AB की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे AB की दिशा में इस प्रकार से, इसी में ये एक समकोण त्रिभुज रखा गया है। समकोण त्रिभुज का मतलब 3 भुजाएं होंगी, उसमें से एक कोण 90 डिग्री होगा, इसको राइट एंगल आइसोसेल्स बोलते हैं। कह रहा है पता मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC इज F। तो BC आर्म पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स F है तो AC भुजा पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये हमको बताना है। तो एंगल के आधार पे हम लोग बता पाएंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए हियर वेक्टर एफ BC इक्वल टू वेक्टर एफ। अगर BC भुजा में हम फोर्स को F माने तो वेक्टर एफ AB कितना होगा,
तो वेक्टर एफ ए बी हमारा हो जाएगा आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब देखिए जो ए बी भुजा है इसमें इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी दिशा में। तो ए बी भुजा समांतर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो और इसी दिशा में कोई रॉड हो तो इस पर कैसे बल लगेगा? नहीं, कोई एंगल होना चाहिए ताकि इसका कुछ क्षेत्रफल मैग्नेटिक फील्ड में आए, तभी तो फोर्स लगेगा। जैसे अगर ये रेक्टेंगल है, इसको एकदम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रख दें, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई एंगल होगा, जैसे ऐसे रख देंगे तो अधिकतम होगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री पर रख दिया। कुछ एंगल पर रखेंगे तो फोर्स और कम होगा। तो ये उसी दिशा में है, चूंकि ए बी भुजा जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है, तो ए बी पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस बी इक्वल टू 0 कर दिया है, क्योंकि जो बी और एल के बीच जो हमारा एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है। एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा होता है। तो आई जो इसमें करंट का फ्लो होगा और एल जो इसकी लंबाई होगी और बी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये लंबाई वाला वेक्टर और बी एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा 0 होगा और साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, क्योंकि वेक्टर एल क्रॉस बी, तो आई एल बी साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा की 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स 0 हो गया। द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट करिंग क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हमको पता है कि किसी भी लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो टोटल जो फोर्स होता है, नेट मैग्नेटिक फोर्स, वो 0 होता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब सारे फोर्स को बराबर 0 कर देंगे। तो ए बी भुजा पर वेक्टर एफ ए बी प्लस बी सी भुजा पर वेक्टर एफ बी सी प्लस ए सी भुजा पर वेक्टर एफ ए सी इक्वल टू 0। अब चूँकि ए बी पर 0 है ही, तो एफ बी सी इक्वल टू माइनस एफ ए सी हो जाएगा, या वेक्टर एफ ए सी इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी सी हो जाएगा। चूँकि वेक्टर एफ ए बी 0 है, यहाँ पर निकाल चुके। तो जो बी सी भुजा पर बल है उसके अपोजिट और बराबर होगा ए सी भुजा पर बल, ये हमको ध्यान देना। तो 63 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी सी भुजा पर जितना बल होगा उसका उल्टा और अपोजिट ए सी भुजा पर होगा। तो 63 का बी माइनस वेक्टर एफ होगा। तिरसठ का बी विकल्प। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन ए प्लेन ऑफ द लूप। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पर किसी वर्गाकार करंट कैरिंग लूप को रख दिया गया है। कह रहा है इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज वेक्टर एफ। अगर उस वर्गाकार लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में या स्क्वायर लूप में एक भुजा पर बल एफ है, तो कह रहा है नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म ऑफ द लूप इज। तो जाहिर सी बात है कि नेट पूरा 0 होता है, तो एक भुजा पर वेक्टर एफ है तो बाकी तीनों भुजाओं पर माइनस एफ होगा, इसका अपोजिट, तभी तो 0 होगा जोड़ने पे, तो माइनस वेक्टर एफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है।
तो इस 65 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।